शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने अधिकारों के बारे में बताती है और शिक्षक वो है जो हमारे आचरण को सही बनाते हैं। शिक्षा के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास शो शिक्षा की बात में। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज शिक्षा के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार चौरसिया, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सांख्यिकी अध्ययनशाला के शिक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चुना? हम लोग शुरू से जब पढ़ाई स्टार्ट किए तो शुरू में लगता था कि नौकरी करेंगे। खैर बहुत बचपन में तो नौकरी की ऐसी रहती नहीं कि हम कौन सा जॉब चुनेंगे जी। लेकिन जैसे जैसे समय के हिसाब से आगे बढ़ते गए तो शिक्षक को देखते थे, उनके प्रभाव को देखते थे, उनके व्यक्तित्व को देखते थे तो लगता था कि ये एक अच्छा जॉब है। तो जब हम 11-12 की पढ़ाई कर रहे थे तो लगता था स्कूल शिक्षक बनना चाहिए। फिर BHU से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, BHU में गया तो लगा कि नहीं ठीक है, ये उनसे भी ज़्यादा रिप्यूटेड है, उसमें और मान सम्मान मिलता है। तो समय के हिसाब से पढ़ाई करते गए और स्कूल शिक्षक के बाद फिर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग गए कि हमको ये करना है। तो हम फिर रायपुर आए, यहाँ PhD हमने किया और आज हम पिछले 11 साल से लगातार सांख्यिकी अध्ययनशाला में सांख्यिकी अपने MSc के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर। सर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने सैकड़ों स्टूडेंट को पढ़ाया है। एक शिक्षक को कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, ये हमें बताइए। चुनौतियों का सामना आप ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन सी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं जी। क्योंकि चुनौतियों का मतलब है कि छात्रों के किन किन परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकें। जाहिर सी बात है कि सैकड़ों बच्चों को पढ़ाए हैं तो बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, जो खुद से चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कवर नहीं कर पाते तो उनको थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है। तो वो एक जिम्मेदारी रहता है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप पूरे क्लास को लेके चलें। ऐसा नहीं कि आप पूरे क्लास में चुन लीजिए कि जो 4-5 अच्छे बच्चे हैं सिर्फ आप उन्हीं पे फोकस्ड रहिए। तो हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को कि ऐसा ना हो कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे वो पीछे रह जाए, क्योंकि हमारा दायित्व तो ये है कि हम पूरे क्लास को, पूरे बच्चों को एक साथ आगे लेके चले। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे पीछे रहते हैं उनको हम पुशअप करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, करियर के लिए बताते रहते हैं, तो वो कभी जीवन में अपने बहुत अच्छा काम भी करते हैं। बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो MSc टाइम पे लगता था कि बच्चे तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन आज के डेट में वो सफल है, बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बात करें अब भारत की एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से बदलाव अब भी लाने की ज़रूरत है भारत की एजुकेशन सिस्टम? बदलाव की आप बात करें तो सिस्टम समय के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते आया है। आज तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ को देखिए तो हर एक एजुकेशन पॉलिसी में कुछ न कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्यों इंक्लूड होती हैं? क्योंकि वो लगता है कि समय के हिसाब से ये सारी चीज़ें अभाव में आ रही हैं। अब हमारे यहाँ का जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम लोग पहले पढ़ाते थे तो हमारे यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न था काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हम लोग 5 क्वेश्चन देते थे, 10 क्वेश्चन देते थे, उसमें से 5 बनाना रहता था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आज के डेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने रहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर्स रहते हैं, लॉन्ग आंसर भी साथ में रहते हैं। तो जो पढ़ाने की शैली है उसमें बदलाव अभी आज के डेट में हमको ये करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग करते भी हैं कि बच्चों को कहाँ से आपके क्वेश्चंस को मैच करते हुए कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है, ये लॉन्ग आंसर में हो सकता है, MCQ में आ सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान देते हैं पढ़ाते समय कि बच्चों को ऐसी इंफॉर्मेशंस देते रहें। कुछ हम बताते हैं, कुछ चीज़ें बच्चों के तरीके पर छोड़ देते हैं कि वो उस चीज़ को अग्रसर होकर देखें, पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बताते हैं लेकिन हम पढ़ाते हैं, वो एग्ज़ाम में उनसे पूछा जाता है। तो एक बदलाव की ज़रूरत रहती है कि एजुकेशन सिस्टम में
उन चीज़ों को थोड़ा सा अब क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो पढ़ाने का जो शैली था, जो एग्ज़ाम का शैली था, वो चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम की शैली चेंज हो रही है, मतलब अब हमको भी अपने एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी शैली को चेंज करना चाहिए। तो वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो बच्चों को इस तरीके से दिए जाएँ कि बच्चे उसको समझ सकें और उनके लिए आगे प्रभावी हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी जो नया पैटर्न हम लोगों का है, ये बच्चों को लगता तो होगा कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सब क्वेश्चंस उनके लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाता है। तो बच्चों को पढ़ने में लगता है कि मेहनत बहुत करते हैं, पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहले सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते थे, उसी में से पूछना पड़ता था, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए जो ये बदलाव जो हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, उनके आगे करियर के लिए बहुत अच्छा है। वो अभी शायद उनको न समझ में आए, लेकिन जब वो किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ था वो हमारे लिए आगे कितना प्रभावशाली हो रहा है। जी। सर, ये आप भी जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया है, तो कोरोना काल ने लोगों की ज़िंदगी बदली है और साथ ही साथ पढ़ने और पढ़ाने के सिस्टम को भी बदला है। ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त बहुत ज़्यादा चलन में रही है। क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने जो चुना, तो शुरू में हम लोग मजबूरी में चुने। बच्चों को हम क्लास में बुला नहीं सकते थे, एक साथ बिठा नहीं सकते थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कोरोना के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला। हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रमोट किया हम लोगों को कि आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो ऑनलाइन पढ़ाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये थे कि आपको जो मटेरियल बच्चों को लिख के हम लोगों को बोर्ड पे लिख के देना रहता था, तो हम लोगों ने बच्चों को डायरेक्ट देना स्टार्ट किया, PDF बना के देना स्टार्ट किया। तो बच्चों को हम पहले से एक दिन पहले भेज दिए, मटेरियल बच्चों ने लिख लिया। अब दूसरे दिन जो पढ़ाने की स्पीड थी वो बढ़ गई हम लोगों की, समझाने के लिए ज़्यादा समय मिलता था, क्योंकि जो सिलेबस हम लोगों का पूरा होने में प्रॉब्लम होता था, सिलेबस पूरा होने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ऑनलाइन हम लोग के हिसाब से, हम लोग अपने हिसाब से बोले, बच्चों के हिसाब से शुरू में बच्चों को लगता था कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों का ऐसा था कि हम लोग स्टार्ट करते थे क्लास तो उसमें बस रोल नंबर दिखता था जी। अब वो कितने बच्चे कितने कॉन्शियसनेस के साथ बैठे हुए हैं क्लास में, कौन कितना कॉन्सेंट्रेट होकर बैठा है, बच्चों की तरफ से था। तो समझने में हम जितना समझा पा रहे थे, बच्चे उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये देखना थोड़ा सा नहीं हो पाता था, जो ऑफलाइन क्लास में होता था। अब बाकी बात करें जो जॉब में लोग हैं, बहुत सारे लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो शायद लाइफ में उनको नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं जॉब में थे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा साबित हुआ। उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए जो बाहर से, विदेशों से किए जा सकते थे, उसको वो लोग घर से बैठे कर लिए। कोर्सेज की डिग्रियां मिली, सीखा, उन्होंने अपने जॉब में अप्लाई किया, उनको प्रमोशन मिला, बहुत एडवांटेज उन लोगों ने पाया। तो ऑनलाइन का जो फ़ायदा था वो भी है, थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, जो रेगुलर बच्चे थे उनको थोड़ा सा ड्रॉबैक का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरू में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जा रही थी कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन पढ़े थे, ऑनलाइन का आइडिया नहीं था। तो पढ़ाने में हम लोग को जो प्रॉब्लम था, उस तरीके से बच्चों को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि वो 6 महीने तक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को समझ में आ गया था कि किस पैटर्न में उनको पढ़ना है और कैसे अपने काम को करना है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने के साथ ये भी एडवाइस करते थे कि आप उसको पूरा लिखते जाइए, पूरा नोट्स बनाते जाइए और उसको थोड़ा सा रिपीट करते जाइए। मतलब पढ़ने का आपका जो अंदाज है, जो तरीका है, वो ऑफलाइन जैसा ही रहे। ऐसा नहीं कि हम बोलते हुए लिख के भेज दिए, हमने लिख के छोड़ दिया, आप लिख के छोड़ दीजिए, वैसा नहीं करना है। जब आप मेहनत करेंगे, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सर, अब बात करें काउंसलिंग की, तो जो 11वीं 12वीं के विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ऐसा रहता है कि उन्हें सही काउंसलर नहीं मिल पा रही है आज के समय में, क्योंकि जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं 11वीं 12वीं के बाद, फिर उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे इस विषय को चयन करना था। तो इस पर आपका क्या कहना है? काउंसलिंग एक सब्जेक्ट है। काउंसलिंग को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बच्चों को काउंसिल कर दें, हम बता दें। तो काउंसलिंग का मतलब है कि उनको, जो काउंसलर है, उनको भी ट्रेंड होना पड़ेगा।
उनकी अपनी एक फोकस्ड क्लासेस होनी चाहिए, उनका कुछ एक डिग्री जैसा अगर हो, जहाँ से बड़े बड़े जो काउंसलर लोग हैं वो लोग सिखाएं कि भाई आप छोटे बच्चे हैं तो उनको कैसे काउंसिल करें, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको कैसे काउंसिल करें, क्योंकि काउंसलिंग की ज़रूरत तो लाइफ के हर स्टेज पे पड़ती है। केवल पढ़ाई की नहीं बोल सकते, पढ़ाई के बाद जॉब में भी रहते हैं तो किस तरीके के जॉब को फोकस करें, कैसा तैयारी करें, तो उनकी अपनी क्या एबिलिटी है, उनका क्या फोकस्ड है, वो कितने किस जॉब के प्रति इंटरेस्टेड है, तो उनका अपना इंटरेस्ट, फोकस और एबिलिटी सबको मैच करके फिर वो काउंसलिंग के अपने सिस्टम में चेक करें कि उस बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़्यादा करने से उस बच्चे में चेंजेस ज़्यादा आएंगे और लाइफ में अपने सफल होगा। इस तरीके की चीज़ों को अगर ऐड करें तो काउंसलिंग का थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अभी हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं तो कह सकते हैं कि जनरल काउंसलिंग है, कि हम अपने जितना हम लोग देख रहे हैं समाज में जो चीज़ें जिस तरीके से काम कर रही हैं, जैसा जॉब के लिए जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है हम लोग उसके हिसाब से बोल देते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर काउंसलिंग हो, एक प्रॉपर काउंसलर करे, तो उसका जो रिजल्ट है वो एक जनरल काउंसलिंग से हमेशा बेटर आएगा। सर, बात करें भारत की शिक्षा के बारे में, तो भारत में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि भारत में आज भी प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस्ड बेस्ड है हमारा जो एजुकेशन। इस पर आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो पैटर्न है, हम लोग थ्योरी बेस्ड ही रहे। हम जो पढ़ते हैं, जो हम पूछते हैं, तो थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन अब वो थ्योरी कहाँ से है? थ्योरी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल को जनरेट करती हैं। तो प्रैक्टिकल को जनरेट करती हैं, लेकिन हम लोग के स्टडी का जो मटेरियल है, जो सर्कल है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाते। खास तौर से जो हमारे आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइंस में तो फिर भी काफ़ी हम लोग प्रैक्टिकल को ऐड किए हैं। आर्ट्स और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हो पाती। तो अब वो चाहते हैं कि ऐड करें, लेकिन अब हमारा जो प्रारूप बना हुआ, जो सिलेबस बना हुआ, उसके हिसाब से हमको काम करना रहता है। तो सिलेबस में हमारे प्रैक्टिकल में और थ्योरी में थोड़ा गैप है। अगर उसको कंपाइल कर दें, उसको थोड़ा सा फिल कर दें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको एक गुड कॉन्सेप्ट के रूप में मिलता है। आप किसी भी टॉपिक को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हिसाब से जब देखते हैं तो पाते हैं कि वो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहा है। आपको अगर थ्योरी पता है, उसका प्रैक्टिकल आपको करना आता है, क्योंकि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी गैप है। थ्योरी में जो लिखते हैं और प्रैक्टिकल में जो करते हैं उसमें काफ़ी अंतर दिखता है। तो आप जब दोनों चीज़ों को मैच कर सकेंगे तो वो रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और जब किसी स्टेज में जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है, इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल में तो हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी कराए रहते हैं। प्रैक्टिकल में बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये थ्योरी कहाँ से आया है, ये इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल बन रहा है कहाँ से बन रहा है। तो अगर उसको हम थोड़ा सा मैच कर सकें, उस फील को थोड़ा सा, उसको जो गैप को थोड़ा फिल कर सकें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप News+21 के माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, News+21 के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी समय चेंज हो गया है। बहुत पहले था कि हम लोग पढ़ने के लिए बोलते थे कि सुबह भोर में ही उठ के पढ़ो तो अच्छी पढ़ाई होती है। अब समय चेंज हो गया है, तो अब ऐसा फिक्स टाइम नहीं। हाँ, आपको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप उसमें हो सकता है कि 2 घंटे आप कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग को 2 घंटे ऐड कर लीजिए। फिर भी आपको 6 घंटे, 4 से 6 घंटे घर में प्रॉपर सिटिंग के साथ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अब आप डेली जब पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, जो एग्ज़ाम का टाइम रहता है उसमें आपके माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं रहता। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, चीज़ों को कवर करते जाएं, तो लास्ट में आप एकदम फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम देंगे, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो आज शिक्षा के विषय पर हमने चर्चा की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार चौरसिया थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और स्टूडेंट्स को ये जानकारी दी कि किस तरह से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे ही हम हर हफ्ते आपके लिए शिक्षा की विषय पर हम चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रोफेसरों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा की बात पर, शिक्षा के विषय पर हम
चर्चा करेंगे। तो अगर आपका भी कोई सवाल है शिक्षा के विषय को लेकर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अगले एपिसोड में आपके लिए आपके नाम के साथ वो सवाल लेकर आएंगे और हमारे साथ जो भी शिक्षक मौजूद रहेंगे उनसे चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर न्यूज़ प्लस 21 पर। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।